नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी लोगों का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, बाल विकास के क्षेत्र में इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने गर्भावस्था और शैशवावस्था के कुछ भागों के बारे में हमने पढ़ा था। आज मित्रों उसी क्रम में शैशवावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था में जो भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था से हमारी परीक्षाओं में टीटी, टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अधिकांशतः प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। एक एक करके हम लोग इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स बनाने का भी प्रयास करेंगे कि देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले शैशवावस्था की विशेषता क्या है। शैशवावस्था की विशेषता है तीव्र गति से शारीरिक विकास। अब सबसे पहले यहीं से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। तो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। हम देखते हैं मित्रों कि जो शैशवावस्था होती है, इसके बाद बाल्यावस्था होती है और फिर इसके बाद किशोरावस्था होती है। तो एक शैशवावस्था में हम देखते हैं कि जो जन्म होता है बालक का, तो जन्म के समय बालक की लंबाई 19 या 20 इंच होती है और उसका भार जो है 2.5 से 3 केजी तक होता है। अभी हम देखते हैं कि जहाँ पर 19 या 20 इंच का जो बालक है, 19 या 20 इंच का बालक, वो अपने 2-3 वर्ष में जो है अपने से 1.5 गुना बढ़ जाता है और जब वो 4-5 साल का हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, तो अपने से जो है वो कम से कम 2 गुना ज़्यादा इसकी वृद्धि हो जाती है, शारीरिक विकास हो जाता है। तो यहाँ पर गुना में देखते हैं कि गुना में जो है वृद्धि हो रही है। वही कंडीशन अगर बाल्यावस्था में देखें तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो उसकी जो शारीरिक विकास होता है वो मंद हो जाता है और किशोरावस्था में देखते हैं कि किशोरावस्था में पुनः शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता देखी जाती है। शारीरिक विकास में जो है कई जो है परिवर्तन देखने को शरीर में मिलते हैं किशोरावस्था में। तो इस प्रकार हम मित्रों देखते हैं कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा यानी गुणा में वृद्धि होती है और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद हो जाता है और किशोरावस्था में फिर शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बालक और बालिकाओं में अलग अलग शारीरिक विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो बालिका होती हैं, बालिका शैशवावस्था में ज़्यादा बालकों के अपेक्षा विकसित हो जाती हैं, अर्थात बालिकाओं का जो पूरा शरीर होता है उस शरीर का उनका 60%, बालिकाओं के संपूर्ण शरीर का 60% विकास जो है इसी शैशवावस्था में हो जाता है। और बालकों का अगर हम देखते हैं बालकों का, तो बालकों के संपूर्ण शरीर का 57% जो है वो शैशवावस्था में शारीरिक विकास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास किस अवस्था में देखने को मिलता है? किस अवस्था में मित्रों? शैशवावस्था में ही देखने को मिलता है। इसलिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है। ये शैशवावस्था की एक अपनी विशेषता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। मानसिक विकास में तीव्रता दूसरे नंबर पर मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। अब यहाँ देखते हैं कि एक शिशु में मानसिक विकास कैसा होता है, कौन सा मानसिक विकास होता है। इसमें हम देखते हैं स्मृति, अवधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, अवधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, संवेग, गामक क्षमता, एक उक्त सारी चीज़ें जो है हमको देखने शैशवावस्था में देखने को मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो हमारी मानसिक विकास से संबंधित होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी शैशवावस्था में बनने लगती हैं और बन जाती हैं। देखते हैं कि स्मृति भी बच्चे के अंदर होती है मानसिक विकास के क्षेत्र में। अवधान, एकाग्रता, कल्पनाशील होता है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्येक वस्तु को वो बेहतर ढंग से देखता है।
ठीक है, एकटक देख करके उसको समझने का प्रयास करता है। उसके अंदर संवेग, संवेग तो जन्म से ही 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, ठीक है, ये सारे संवेग उसके पहले से ही होते हैं और इन्हीं से वो आगे धीरे धीरे अपने संवेगों को बढ़ाता भी है। और गामक क्षमता भी शिशुओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक विकास में जो तीव्रता होती है वो इन्हीं चीज़ों से पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने माना भी है, इससे पहले जो वीडियो में हम लोगों ने डिफिनेशंस पढ़ी थी तो उसमें ये भी माना गया है कि बालक का 3 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास है, 3 वर्ष की अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास है, ठीक है, वो लगभग 50% तक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 3 वर्ष की अवस्था में बालक के संपूर्ण मानसिक विकास का 50% मानसिक विकास हो जाता है। और फिर ये माना गया है कि 5 या 6 वर्ष की अवस्था में अर्थात शैशवावस्था के अंतिम समय में शिशु का संपूर्ण मस्तिष्क का 90% मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास भी तेजी से होता है। अब तीसरी विशेषता जो है वो है सीखने के दर में जो है तीव्रता। तीसरे नंबर पर सीखने के दर में तीव्रता। सीखने के दर में तीव्रता का मतलब क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है या बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, तो जैसे शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीखने की दर में भिन्नता होती है, क्योंकि इससे पहले गैसल महोदय की डिफिनेशन हम सभी लोगों ने पढ़ा भी है। गैसल महोदय ने कहा था कि जो प्रारंभिक 6 साल में बालक सीखता है वो आगे के 12 साल में सीखे गए ज्ञान से दुगुना होता है पहले 6 साल वाला। यानी कहने का मतलब है कि इस अवस्था के 6 साल में जितना भी सीखा गया है, जितना भी ये सीखा गया है, वो ये वाले 6 साल और ये वाले 6 साल में जितना भी उन्होंने सीखा है, इन दोनों का 2 गुना होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर सीखने की दर जो देखते हैं, तो सीखने की दर किस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिली? हमको सीखने की दर शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। और इससे पहले गैसल महोदय की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी उसको हम जरूर देखेंगे, उन्होंने कहा भी था इस चीज़ के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है कि जो शिशु होता है वो शिशु मित्रों जो है अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। शिशु कैसा होता है? अंतर्मुखी प्रवृत्ति का। शिशु अंतर्मुखी होता है, वो अपने आप से ही मतलब रखता है, वो बहुत ज़्यादा वाकपटु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको भाषाई ज्ञान इतना बेहतर होता नहीं है, वो अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोलता है। लेकिन जैसे जैसे उसको भाषाई ज्ञान होता रहता है, भाषा का विकास उसका हो जाता है, अपनी अभिव्यक्तियों विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करने लगता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसमें बहिर्मुखता आती जाती है। लेकिन शैशवावस्था में हम देखें तो शैशवावस्था में बालक में बहिर्मुखता नहीं होती है, और बाल्यावस्था में जब भाषाई विकास बेहतर हो जाता है तो उसके अंदर बहिर्मुखता आ जाती है। तो यहाँ पर चूंकि शैशवावस्था की विशेषता की बात हो रही है, तो शैशवावस्था में जो है शिशु जो होता है वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का ही होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कल्पना की अधिकता इनके अंदर होती है। इनके अंदर कल्पना की अधिकता होती है, और उन कल्पनाओं में अधिकता के साथ साथ सजीवता भी होती है। सजीवता होती है कि शिशु कल्पनाओं में विचरण करता रहता। अक्सर देखा गया है कि शिशु एकांत बैठ करके अपने मनगढ़ंत ही चीज़ें कहा करता है और अकेले में अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। और ये भी देखा गया है कि वो जिन खिलौनों के साथ खेलता है उनको भी सजीव मान लेता है। जैसे अपने गुड़िया गुड्डे के साथ खेलता है, उनको खेल करके उनको अपने जो है सीने से लगाता, गोदी लेता है उनको, और वो अपना ही भाई या बहन उनको मानने लगता है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर जान है, सजीव हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर उनको ले ले और उनको मारे, कहे मैं तुम्हारी गुड़िया को मार रहा हूँ, जो भी गुड़िया इसके साथ वो खेलते हैं, तो वो चिल्लाएंगे कि इसको मत मारो। उनको लगने लगता है अक्सर कि इनके चोट लगेगी, यानी सजीव समझने लगते हैं। जो भी कल्पनाएं वो करते हैं उनमें वो सजीव समझते हैं, उनको सजीवता उनके अंतर्गत होती है। और फिर नेक्स्ट मित्रों जो विशेषता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है।
शिशुओं में क्या होता है? स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना। कई बार आपकी परीक्षा में, टीटी की परीक्षा में कई बार पूछी गई कि स्वप्रेम की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है। तो मित्रों, स्वप्रेम की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में ही पाई जाती है। इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, नार्सिज्म। क्या नाम जानते हैं? नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या है मित्रों? इसको भी आप बेहतर ढंग से समझ लें, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न आया था कि स्वप्रेम की भावना को कहा जाता है, शैशवावस्था में उत्पन्न हुई स्वप्रेम की भावना को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? नार्सिज्म नाम दिया गया। नार्सिज्म जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वप्रेम, यानी आत्ममोह। आत्ममोह, आत्ममोह। नार्सिज्म का अर्थ क्या होता है मित्रों? आत्ममोह या आत्ममुग्धता। ठीक है, आत्ममोह या आत्ममुग्धता, जो भी समझो, ये सारी चीजें नार्सिज्म के अर्थ से ही मिलती जुलती हैं। ये नार्सिज्म की भावना सबसे पहले किसने प्रकट की थी? ये सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने कि शिशु में आत्मविमोह होता है, आत्ममोह होता है, ठीक है, स्वप्रेम की भावना होती है, जिसे ग्रीक या यूनानी भाषा में नार्सिज्म कहा जाता है। और ये नार्सिज्म की भावना को सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकट किया था? तो इसको सबसे पहले जो है सिगमंड फ्रायड ने कहा था। सिगमंड फ्रायड ने नार्सिज्म की धारणा को व्यक्त किया था। मित्रों, नार्सिज्म की कहानी यूनानी कहानी है, काल्पनिक कहानी है। एक नार्सिज्म नाम का एक बच्चा होता है, ठीक है, वो जाता है तालाब के किनारे, बैठता है, तालाब के साफ पानी में अपना जो है चेहरा देखता है, और उस चेहरे से उसको एक विशेष प्रेम हो जाता है, और वहाँ से वो नहीं उठता है। धीरे धीरे उसको पाने के लिए तालाब में वो डूब भी जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उस नार्सिज्म के अपने आप के मोह से इतना उसको मोह हो गया था कि उसको जान भी गंवानी पड़ी। तो वहीं की जो है काल्पनिक कहानी लेकर के हम यहाँ पर जो है शैशवावस्था से इस नार्सिज्म शब्द को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारी टैट में जो प्रश्न आएगा हम वहीं तक सीमित रहेंगे कि जो है नार्सिज्म की भावनाएं सबसे पहले यानी किस अवस्था में देखने को मिलती हैं? तो शैशवावस्था में देखने को मिलती हैं। नार्सिज्म का अर्थ क्या होता है? नार्सिज्म का अर्थ आत्ममोह होता है या स्वप्रेम होता है, और ये स्वप्रेम की भावनाएं शैशवावस्था में होती हैं। और इस नार्सिज्म की अवधारणा को व्यक्त किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने व्यक्त किया। बस यहीं से हमारी शैशवावस्था में प्रश्न आते हैं मित्रों। अब इसके बाद हम चलते हैं कि शैशवावस्था में देखा गया है कि शैशवावस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण की भावना। अब देखिए यहाँ पर काम शक्ति प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है मित्रों। तो यहाँ पर हम फिर से चलते हैं कि देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों की अवस्थाओं में जो है हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कैसा होता है? तीव्र होता है। अभी हम बताएंगे इसमें विषम लिंग के प्रति आकर्षण बच्चों में कैसे होता है जो शिशु होते हैं। और जो बाल्यावस्था होती है, यहाँ पर काम वासना जो होती है वो मंद होती है, यानी मंद का मतलब यानी सुषुप्त होती है बच्चों में, बालकों में जो है बाल्यावस्था में काम वासना की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था में जब हम चलते हैं तो किशोरावस्था में फिर पुनः उनके नसों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है और उनके अंदर काम प्रवृत्ति की भावनाएं तीव्रतम गति से उत्पन्न हो जाती हैं, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो किशोरावस्था है ये तीव्रतम काम शक्ति की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जननांग विकसित हो जाते हैं और जीवनोत्पत्ति या संतानोत्पत्ति की क्षमता भी इनके अंदर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है? तीव्रतम होती है मित्रों। अब यहाँ पर शैशवावस्था की बात हो रही है, तो शैशवावस्था की बात हम यहाँ पर करेंगे मित्रों। शैशवावस्था में किस प्रकार से जो है काम वासना बताई गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसी शैशवावस्था में जो है इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर समझिएगा मित्रों, यहाँ पर इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है। आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा और टीटी सीटीटी की परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, जो भी पढ़ें हम अच्छे ढंग से पढ़ें। तो यहाँ पर देखते हैं कि विषमलिंगी आकर्षण में शैशवावस्था में ही अक्सर ये देखा गया है कि शैशवावस्था में 4 से 6 वर्ष के बीच में 4 से 6 वर्ष के बीच में इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। 4 और 6 वर्ष की अवस्था में इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखा जाता है। इलेक्ट्रा जो होता है, इलेक्ट्रा ये पितृभाव ग्रंथि है, यानी पितृभाव ग्रंथि। इनके नाम मित्रों हम नहीं भूलेंगे, इसी नाम से ही तो प्रश्न पूछा जाता है। और जो ऑडिपस है ये है मातृभाव ग्रंथि, मातृभाव ग्रंथि। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रा और ऑडिपस है क्या, इसको संक्षेप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आगे चल करके सिगमंड फ्रायड का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें इसको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिगमंड फ्रायड का जो भी सिद्धांत है वो लिबिडो पर आधारित है, काम शक्ति काम भावनाओं पर ही आधारित है। तो उसमें हम इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ चलते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि या इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस यहाँ पर चूंकि प्रेम भाव को दर्शाया गया है, यहाँ पर हम भारतीय विचारधारा में देखते हैं कि जब भारतीय विचारधारा में कहीं प्रेम की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें लैला मजनू की कहानी पढ़ते हैं, हीर रांझा की कहानी पढ़ते हैं। इसी तरीके से यूनान में हम देखते हैं कि यूनान में जब कहीं प्रेम की कहानियाँ पढ़ी जाती हैं तो वो प्रेम की कहानियाँ जो है इलेक्ट्रा और ऑडिपस की पढ़ी जाती हैं। इनकी एक बेहतर कहानी है मित्रों, क्योंकि यहाँ हमें समय नहीं है इसलिए हम उस कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रा होती है ये पितृभाव ग्रंथि होती है कि जब 4 से 6 वर्ष के बीच में शिशु होता है, ठीक है, तो जो लड़कियाँ होती हैं ये इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो लड़की में पाई जाती है, लड़की में। और जो ऑडिपस होती है वो ग्रंथि किस में होती है, वो लड़कों में पाई जाती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि 4 से 6 वर्ष की अवस्था में जो लड़की होती हैं, लड़की जो होती हैं वो एक पिता से अपने ज़्यादा प्रेम करती हैं, पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। और जो लड़के होते हैं वो माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं इस अवस्था में, 4 से 6 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर लड़की चूँकि स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है तो इसलिए विरोधी लिंग के प्रति यहाँ पर आकर्षण देखा जाता है इन ग्रंथियों के कारण। धीरे धीरे ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये विलुप्त प्राय हो जाती हैं और एक सामान्य सी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं मित्रों की जो शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था में इन इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही, ठीक है, उनके अंदर विरोधी लिंग के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है। ये पितृभाव ग्रंथि और मातृभाव ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती हैं। ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस ये यूनानी भाषा के ही हैं, ये यूनानी भाषा के ही शब्द हैं, ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, पितृभाव ग्रंथि और मातृभाव ग्रंथि। अब ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने विकसित की थी, यहाँ पर कोई प्रश्न आता है। तो ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा भी मित्रों किसने विकसित की थी, ये विकसित की थी सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। तो ये बढ़िया सा अच्छे से हम तैयार करेंगे, इनको हम गलत नहीं होने देंगे। बेहतर यहाँ पर हम देखते हैं कि शैशवावस्था में तमाम सारी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि सामाजिकता और नैतिकता से रहित अवस्था ये है, यानी ये शैशवावस्था कैसी अवस्था है, ये सामाजिकता और नैतिकता से रहित अवस्था है। सामाजिकता और नैतिकता से रहित अवस्था, सामाजिकता एवं नैतिकता से रहित अवस्था। मित्रों यहाँ पर देखते हैं कि जो शिशु होता है वो ना तो सामाजिक होता है ना तो नैतिक होता है, और इसको हम असामाजिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिशु पैदा तो समाज में ही होता है। समाज में पैदा होने के कारण ये सामाजिक है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सामाजिक गुण नहीं विद्यमान है, इसलिए ये असामाजिक भी है। तो शिशु को देखते हैं कि शिशु ना तो सामाजिक है और ना तो असामाजिक है। शिशु के अंदर नैतिकता नहीं होती है तो नैतिकता का अभाव इनमें देखने को मिलता है। समाज के साथ साथ जैसे जैसे इसका जो है संपर्क बढ़ता जाता है, सामाजिक गुणों को अपने अंदर धारण करता जाता है, इसका समाजीकरण जैसे जैसे होता है वैसे वैसे शिशु के अंदर जो है नैतिकता की भावनाओं का विकास होता है। इसलिए शिशुओं में नैतिकता की भावनाएं कम पाई जाती हैं, या बिल्कुल जो है नवजात शिशुओं में नैतिकता
का अभाव ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें सामाजिकता और नैतिकता से रहित ये अवस्था मानी जाती है। अब ये देखते हैं कि इसमें दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अनुकरण करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शिशु का प्रारंभिक सीखना किससे होता है मित्रों? शिशु का प्रारंभिक सीखना अनुकरण से ही होता है। एक बार परीक्षा में आपका ये पूछा भी गया है कि शिशु सबसे पहले किस तरीके से सीखना प्रारंभ करता है, तो किस तरीके से सीखना प्रारंभ करता है? समाज में किसी को करते हुए जब कोई देखता है तो पीछे से उसी तरीके से करने की आदत भी शिशुओं में पड़ जाती है, इसलिए शिशु जो है अनुकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखता है। तो यहां पर दोहराने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। अक्सर देखा जाता है कि जो बालिकाएं होती हैं छोटी छोटी, माँ के साथ में किचन में कहीं बैठती हैं, तो माँ जब रोटी बनाती है उसी तरीके से बालिकाएं भी उसको लेकर के और वैसे ही बनाने का प्रयास करने लगती हैं। फिर किचन में भले ही डांटी जाएं, लेकिन वो जैसे जैसे माँ करती हैं वैसे वैसे वो करने का प्रयास करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा शिशुओं में देखने को मिलती है, चाहे वो शब्द हों चाहे कार्य हों। अब ये देखते हैं कि जो शिशु हैं इसमें जिज्ञासा की अधिकता रहती है मित्रों। शिशुओं में जो है यहाँ पर जिज्ञासा की अधिकता रहती है, जिज्ञासा, जिज्ञासा की अधिकता। यहाँ पर क्या है? हर एक वस्तु को शिशु जब देखता है तो उससे जानने की इच्छा होती है और प्रश्न करता है कि ये क्या है। यहाँ पर क्या है कि धारणा शिशुओं में सबसे ज़्यादा विद्यमान होती है, इसलिए जिज्ञासा की धारणा ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर जो शिशु है वो संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो संवेगों पर नियंत्रण का अभाव रहता है, इसमें संवेगों पर नियंत्रण का अभाव रहता है। और यहाँ पर शिशु का जो भी व्यवहार होता है तो इनका जो संपूर्ण व्यवहार होता है मित्रों, संपूर्ण व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि जो शिशु है, शिशु का संपूर्ण व्यवहार जो है किस पर आधारित होता है? तो संपूर्ण इनका जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं जिन्हें बच्चा लेकर के पैदा होता है, इसलिए इनका जो व्यवहार उसी पर आधारित होता है। धीरे 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 जैसे वो समाज के संपर्क में आते हैं, लोगों से ज्ञान अर्जित करते हैं, अपने सोच और विचार और विवेक का प्रयोग जब करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे ये व्यवहार उनका चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक अवधारणा शिशुओं में व्याप्त होती है जिसे हम बोलते हैं लेसे फेयर, लेसे फेयर की अवधारणा। लेसे फेयर की अवधारणा क्या है? लेसे फेयर का अर्थ होता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेसे फेयर का शाब्दिक अर्थ या लेसे फेयर की अवधारणा क्या है? ये व्यक्तिवाद में हम पढ़े होंगे, जो लोग राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए मित्र हमारे होंगे वो इसको अच्छी तरीके से समझते होंगे, क्योंकि लेसे फेयर की अवधारणा क्या होती है? लेसे फेयर होता है मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो शिशु अक्सर करके जो है अकेले ही खेलना पसंद करता है। देखते हैं कि शिशु अपने खिलौने से किसी दूसरे को नहीं खिलाता है, अपना खिलौना अपना मान करके स्वयं खेलता है। जब उनका खिलौना किसी दूसरे को दे दिया जाता है तो वो चिल्लाते हैं। बालक होते हैं वो एक खिलौना एक गेंद पा जाते हैं तो और 10 लड़के इकट्ठा कर लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, लेकिन शिशु अपने खिलौने से अकेले खेलना पसंद करता है। इसलिए यहाँ पर लेसे फेयर की अवधारणा सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? ये मित्रों जो है शैशवावस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम शैशवावस्था की जो है विशेषताएं हम सभी लोगों ने पढ़ा, और इन विशेषताओं से हमारे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनको एक एक करके विशेषताओं को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखे भी गए हैं अक्सर कि अधिकांश प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब इन विशेषताओं के बाद जो है, अब इन विशेषताओं के बाद देखते हैं कि शैशवावस्था की शिक्षा कैसी होती है, कि किस प्रकार से शैशवावस्था की शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। शिशु एक है, उसको शिक्षित कैसे करेंगे मित्रों? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो शिशु होता है, ठीक है, शिशु प्रत्यक्षीकरण पर विशेष ध्यान देता है, हर एक चीज़ को गौर से देखता है। इसलिए हम यहाँ पर जो है चित्र और कहानियों के माध्यम से इनकी शिक्षा देंगे। किसके माध्यम से देंगे? चित्र और कहानियों के माध्यम से। बच्चा कैसे सीखेगा?
चित्रों और कहानियों के माध्यम से जितना ज़्यादा शिशु सीखेगा उतना वो जो है व्याख्यान विधि वगैरह से नहीं सीखेगा, क्योंकि उनकी समझ इतनी विकसित नहीं होती है। वो देखेंगे और देखने के बाद उसको अपने जो है सही से शब्दों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर ये देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो है लर्निंग बाय प्लेइंग, ठीक है, खेल खेल में शिशु ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ पर खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलने में विशेष मन लगाते हैं और जितने ज़्यादा उनके साथ हम खेलते हैं, यानी हम शिक्षक को भी उनके साथ ही बच्चे बन करके खेल खेल के माध्यम से उनको जो है शिक्षा की ओर गति देना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं मित्रों, खेल के द्वारा फिर क्रिया के द्वारा भी सीखना है। बच्चों से थोड़ा सा काम भी करवाएंगे, काम करवाने की आदत उनके डालेंगे, तो क्रिया के माध्यम से सीखना, ठीक, लर्निंग बाय डूइंग इसको बोलते हैं, क्रिया के माध्यम से सीखना। क्रिया के माध्यम से सीखने के बाद मानसिक शक्तियों का विस्तार, यहाँ पर बालकों की मानसिक शक्तियों का विस्तार करेंगे। मानसिक शक्तियों का विस्तार का मतलब क्या है कि बच्चों से हम बोलेंगे, बच्चों से बात करने का, बच्चों को बात करने का अवसर देंगे, और अधिक अधिक जब हम उनसे बातें करेंगे तो उनकी मानसिक शक्तियाँ अपने आप विस्तृत हो जाएंगी। फिर इसके बाद 5 नंबर पर जो है 5 नंबर पर अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। अच्छी आदतों का निर्माण, अक्सर शिशुओं में मुझे अच्छी आदतें सभी लोगों को डलवानी चाहिए, ठीक है। बच्चे बचपन से ही आदतों के निर्माण के बारे में सोचते हैं। जितने बेहतर ढंग से हम परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चे अच्छी आदतों को सीखेंगे, आगे भविष्य में उनके जो है जीवन शैली में वही चीज़ काम आएंगी। और अच्छी आदतों का निर्माण हम शैशवावस्था में ही सबसे बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसमें अपने अंदर समाज के कोई अवगुण अगर विद्यमान होने लगते हैं तो बाद में उनको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इस चीज़ का ध्यान दे करके हमें सदैव अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। फिर इसके बाद में है जिज्ञासा की संतुष्टि, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है जिज्ञासा की संतुष्टि। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों में जिज्ञासा की भावनाएं रहती हैं, कोई भी चीज़ वो देखते हैं तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। किसी के साथ में, माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में कहीं शिशु जो बाहर जाता है तो बाहर तमाम सारी चीज़ों को देखता है तो जानने की इच्छा करता है, उनसे पूछता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर शिशु की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उसको शांति करने का प्रयास करना चाहिए, उसके प्रश्न का बेहतर उत्तर देना चाहिए, समझाना चाहिए। जिस किसी भी वस्तु के बारे में